हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। देखो, मैं अपनी तरफ से जितना काम हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी अपनी तरफ से अपना काम करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यू मुर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मुर द्वीप बहुत बार आपने सुना होगा। न्यू मुर द्वीप, आपको यह बताना है ये कहाँ स्थित है। न्यू मुर द्वीप, जल्दी बताओ, न्यू मुर द्वीप कहाँ स्थित है। तो न्यू मुर द्वीप बे ऑफ बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम कब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। ध्यान देना है आपको, परिवार नियोजन को भारत में सर्वप्रथम कब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया, यानी इसका स्टार्टिंग वर्ष क्या था ये आपको बताना। तो किस वर्ष भारत में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरह अपनाया गया परिवार नियोजन को, जल्दी बताओ, कब अपनाया गया। तो ये अपनाया गया 1952 में। कब अपनाया गया? 1952 में पंचवर्षीय योजना को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल बताओ, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल लगभग 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर टोटल अर्थ का बात करें तो ये 30% है, ठीक है। और अगर अर्थ के सरफेस एरिया का बात करें, देखो दो तरह से यहाँ आता है, अगर लैंड एरिया की अगर बात करें और सरफेस एरिया का बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 87% है। सरफेस एरिया का 87% और सिर्फ लैंड एरिया का बात करें तो ऑलमोस्ट 30% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ। आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा। ये हुआ है 1929 में और जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे का नाम जवाहर सुरंग कर दिया गया है। जवाहर सुरंग किस दर्रे का नाम है, जल्दी बताओ। जवाहर सुरंग किस दर्रे का नाम है। तो जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रे का नाम है। किसका नाम है? बनिहाल दर्रे का, ठीक है। बनिहाल दर्रा है, उसी दर्रे का नाम है क्या, अब कर दिया गया जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है ये आपको बताना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, जल्दी बताओ। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। किस पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक क्या है। जीका वायरस का वाहक क्या है। जीका वायरस नाम आपने जरूर सुना होगा, न्यूज में भी बना हुआ था। अब आपको यह बताना है जीका वायरस का वाहक क्या होता है। अच्छा चलो मैं एक हिंट देता हूं, इसका वाहक एक मच्छर है। अब आपको यह बताना है वो कौन सा मच्छर है। तो वो है एडीज मच्छर, ठीक है। एडीज मच्छर, कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया में पायलट बनने वाली प्रथम महिला। वह प्रथम महिला कौन हुई जो एयर इंडिया में पायलट बनी। एयर इंडिया में पायलट बनने वाली या विमान चलाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो ये है सौदामिनी देशमुख। कौन है? सौदामिनी देशमुख, ठीक है। कौन है सौदामिनी देशमुख? यह है एयर इंडिया में पायलट बनने वाली प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। देखो आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आई होप कि अभी तक जितना क्वेश्चन हुआ है सब आपको आ रहा है। तो जल्दी बताओ,
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखो, लंबी नदी गंगा, अगर लंबी नदी का बात किया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा, लेकिन सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में ही हो गई थी। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो अभी आपने क्या आंसर किया? आपने आंसर किया वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई। अब आपको बताना है शुरुआत किसने की, जल्दी बताओ। देखो, सर खुजलाने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो, नई चीजों को आप पढ़ते रहो, लेकिन पुराने चीज जो हैं, जो एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं, उनको भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। यही तो मेरा यहाँ पे टारगेट है। पर डे अगर 50 क्वेश्चन ऐसे आप रिवाइज कर लो जो अभी तक एग्जाम में रिपीटेड हैं, तो आपका जो बेसिक सारी चीजें हैं वो सब छूटेगा नहीं कभी एग्जाम में। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुतों को नहीं आ रहा है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो ये क्या गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। लेकिन ये तो कॉन्टिनेंट हुआ, साउथ अमेरिका तो कॉन्टिनेंट हो गया। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। और टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा, अब टाइम पास करने का टाइम गया। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, आपको नहीं आता है तो सर्च करो और आंसर करो। नहीं आता है और आप छोड़ देते हो ना, ये सबसे बड़ा लानत वाला चीज है आप लोगों के लिए। अगर नहीं आता है तो अभी के अभी सीखो। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके कमेंट करो कि अटकामा मरुस्थल साउथ अमेरिका में कहां है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहां है? आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा, मैं इसमें 100% बोल सकता हूं, सबको आता होगा। साइलेंट वैली कहां है? इसको हिंदी में मौन घाटी कहते हैं, और यह है केरल में। कहां है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहां है, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। तो दो क्वेश्चन का, आज का दो क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करना है। मैं पर डे दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं ताकि आपको कुछ न्यू भी सीखने को मिले और आप भी कुछ करो। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, ये मैंने आपको बताया, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। अब आपको ये बताना है स्वर्ण रेखा नदी पर कहां है। ठीक है, किस जगह पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहां से दो चीजें आपको क्लियर करने हैं, स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य की है और हुंडरू जलप्रपात किस जगह पे है, यानी किस टाउन में है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी वेलेंटीना, ये तो आप सभी को आता होगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये थी प्रथम महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में एंट्री लिया। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? आप लोगों में से बहुतों ने ये आंसर कर दिया होगा, कोलकाता। क्या आप लोगों में से किसी ने किया? अगर किया तो क्या पढ़ा उसको? उसको पढ़ा मेरा हथौड़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम कोलकाता में जरूर बिताया। लेकिन मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोलकाता में नहीं है, ये कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। कहाँ है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय? यह है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में भी कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो कोडाईकनाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? आसान सा क्वेश्चन है। अल बरूनी, अल बरूनी किसके काल में भारत आया? तो ये गजनी के काल में भारत आया था, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पांडवानी कहाँ की प्रचलित लोक नृत्य है? पांडवानी इधर हाल ही के किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। पांडवानी, अब ये भी आपको नहीं आता होगा, मुझे पता है। पांडवानी कहाँ की है, जल्दी बताओ। जिसको आता है वो आंसर करो। पांडवानी कहाँ की प्रचलित लोक नृत्य है? तो पांडवानी छत्तीसगढ़ की प्रचलित लोक नृत्य है। कहाँ की? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रचलित लोक नृत्य है पांडवानी। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आसान सा क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन तो आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर बच्चा रट चुका है। यह है आर्किमिडीज। क्या है? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज, इन्होंने ही लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज की। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? आसान सा क्वेश्चन है ये भी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अब आपको ये बताना है ये किस राज्य की राज्यपाल बनी, जल्दी बताओ। तो यूपी की। आपको याद रखना है कि राज्यपाल भी सबसे पहले यूपी में ही बनी महिला, और मुख्यमंत्री भी बनी। अगला क्वेश्चन है मूल्य नियंत्रण नीति किसने लागू किया था? मूल्य नियंत्रण नीति सर्वप्रथम किसने लागू किया था, ये आपको बताना है। मूल्य नियंत्रण नीति, जल्दी बताओ। मूल्य नियंत्रण नीति, या यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यहां पे आप बाजार नियंत्रण भी लगा सकते हो। ठीक है, आपने बहुत बार बाजार भी पढ़ा होगा। अगर कंफ्यूजन है तो दोनों याद रखो, मूल्य नियंत्रण नीति और बाजार नियंत्रण नीति। अब बहुतों को तो ये नहीं पता है कि इसमें आंसर क्या करना है, देश करना है, क्या करना है। वन लाइनर में आप यहीं पे फंस जाते हो। आपको अगर क्लियरिटी नहीं है ना तो आप फंस जाते हो। इसमें आपको उस पुराने शासक का नाम लिखना है जो मूल्य नियंत्रण नीति या बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला शख्स था भारत में। जल्दी बताओ। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मूल्य नियंत्रण या आप बोल सकते हो बाजार नियंत्रण लागू किया था। अगला क्वेश्चन है यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। कौन है यामा के रचयिता? यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह ये थे अवध के अंतिम नवाब। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? देख क्या रहे हो, आंसर करो जल्दी से। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में। सब लेजी हो गए हो, सब चीज खा पी के आप लोग बैठ गए हो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? आसान सा क्वेश्चन, जिसको नहीं आता है लानत है उस पर। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ये आप सभी को पता होगा, यह है मनु स्मृति। कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? हमारा कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से है। ठीक है, 26 से नहीं, 25 से। तो कौन सा अनुच्छेद है? 25 से। कहां तक है 25 से? जल्दी बताओ। 25 से 28। आर्टिकल जो है 25 से 28 तक ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? जल्दी बताओ। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु को। किसको माना जाता है?
मनु को माना जाता है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता। अगला क्वेश्चन, अगर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर वस्तु का जो मूल्य है, ठीक है, उसमें लगातार बढ़ोतरी ही होती जा रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इन्फ्लेसिस कहा जाता है या इन्फ्लेशन कहा जाता है या क्या कहा जाता है हिंदी में? मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति, सॉरी, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि इसमें होता क्या है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है, ठीक है, मुद्रा का वैल्यू घट जाता है, लेकिन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। ठीक है, यानी 10 रुपए में, पहले मान लो ये 10 रुपए का नोट है, इसमें से आप अगर एक पेन खरीद पा रहे थे तो अब इसी पेन के लिए आपको पे कितना करना होगा? आपको बड़ा नोट पे करना होगा, यानी 20 रुपए करना होगा। क्लियर है? यानी क्या हो गया, अगर आप इस पेन को खरीदने के लिए 10 रुपए के बजाय 20 रुपए पे कर रहे हो तो इसका कीमत तो बढ़ा, इस पेन का कीमत तो बढ़ा, लेकिन क्या मुद्रा का कीमत नहीं घट गया? मुद्रा का वैल्यू नहीं घट गया? क्योंकि जहां 10 रुपए में काम चल रहा था अब 20 रुपए में हो रहा है, यानी पैसा का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो करेंसी का जब वैल्यू कम हो जाता है और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है तो इसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ये आप आज याद कर लो, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मां कौन थी? शिवाजी की मां कौन थी? शिवाजी की मां कौन थी? तो शिवाजी की मां का नाम क्या था? ये था जीजाबाई। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जीजाबाई। इनके मां का नाम था जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साइंस से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या है? ये मुझे जैसा लग रहा है कि आप लोगों में से मैक्सिमम को ये नहीं आता होगा। तो नहीं आता है तो यार अच्छी बात है ना, अभी के अभी सीख लो, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कॉन्टोसोम। क्या है? कॉन्टोसोम। ठीक है, ये आप अगर नहीं आता है तो इसको नोट डाउन भी कहीं करके रख लेना। कॉन्टोसोम क्या है? कॉन्टोसोम। तो कॉन्टोसोम ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को आता होगा। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, उत्तक यानी टिश्यूज, टिश्यूज के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, यानी एवरेज टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का कितना है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। तो एवरेज टेम्परेचर जो हमारे पृथ्वी का है वह है 14-15 डिग्री। ठीक है, 14 डिग्री 15 डिग्री, कहीं आपको आंसर 14 भी मिलेगा, कहीं 15 भी मिलेगा। ठीक है, कहीं 14.5 भी मिल सकता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच है। आप ध्यान रखना, 14-15 दोनों मिल सकता है आपको ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आपका नहर होता है या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है, ये सब आपको बार बार रिवीजन करना है। आपको एक भी भूलना नहीं है। कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है, ये सब आपको रिवाइज करते रहना है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दी बताओ। तो ये है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तो सभी को आता होगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये है
असम में। कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? देखो आज मैं कुछ कुछ रिवाइज करवा दे रहा हूं, 3-4, ठीक है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम है मान सरोवर के पास। कहाँ है? मान सरोवर के पास। मान सरोवर के पास सिंधु नदी का उद्गम है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी का मोहना कहाँ है? जल्दी बताओ, ये तो आप सभी को आता होगा। सिंधु नदी का मोहना आप जानते हो कि भारत यहाँ पे मानसरोवर में उद्गम हुआ इसका, इसके बाद भारत होते हुए ये पाकिस्तान में घुसती है, और जो नदी पाकिस्तान में घुस गई वो कहाँ जाके एंड होगी? वो होगी अरब सागर में। क्यों? क्योंकि ये मान लो ये है गुजरात, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट है, ये हो गया आपका गुजरात, और यहाँ से पाकिस्तान इधर हो गया, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में कोई घुस चुकी है तो वो यहाँ पे अरब सागर है, यहीं पे आके गिरेगी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? अरब सागर, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब आपको मैप दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो पाकिस्तान से होकर जो भी नदी इधर आएगी नीचे की तरफ वो अरब सागर में ही गिरेगी। तो सिंधु नदी का मोहना है अरब सागर। मोहना आप समझते हो ना, नदी का एंडिंग पॉइंट। अगर ये मान लो नदी है तो इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है ये आपको बताना है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? जल्दी बताओ, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? जल्दी बताओ। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक में। अमरकंटक में। कहाँ है नर्मदा नदी का उद्गम? अमरकंटक की पहाड़ी में। देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी कभी जाके आज के आज आप रिवाइज करो, नहीं तो फिर आप बहुत पीछे चल रहे हो तैयारी में। नर्मदा नदी का मोहना कहाँ है? बताओ। उद्गम था अमरकंटक में, और मोहना कहाँ है? मोहना है खंबात की खाड़ी में या खाम्बत की खाड़ी में, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी, ठीक है, नर्मदा नदी का मोहना यहीं पे है। क्यों है? क्योंकि खंबात की खाड़ी कहाँ है ये भी आप सभी को पता होगा। गुजरात का जो पोर्शन देखते हो, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन जो देखते हो यहीं पे, ठीक है, खंबात की खाड़ी, और इसी में आके गिर जाती है क्या? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? चलिए बताओ। देखो मैंने पहले आपको बताया, मैं आज 3-4 रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कुछ ही दिनों में सब रिवाइज करवा दूं, ठीक है। एक ही दिन अगर सारा डाल दूंगा, अगर किसी को नहीं आता है तो फिर उसके लिए ये टेस्ट बोरिंग हो जाएगा। इसलिए एक दिन में सारा डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो 3-4 है, 3-4 आज मैंने लिया है, फिर 3-4 मैं कभी और ले लूंगा। इस तरह करके मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। 1 से 2 मंथ के बीच में सारी चीजें आ जाएंगी, वो आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन फायदा आपको तभी होगा जब आपको पहले से याद है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे रिवाइज हो पाएगा आपका। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? जल्दी बताओ। ये है मुलताई में। कहाँ है? मुलताई में। मुलताई, मुलताई ये एमपी में एक जगह है, ठीक है, यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। और ताप्ती नदी का मोहना कहाँ है ये आपको बताना है। ताप्ती नदी का उद्गम, यहाँ पे उद्गम ही आ गया, मोहना होगा, ठीक है। ताप्ती नदी का मोहना, जल्दी बताओ, ताप्ती नदी का मोहना कहाँ है? तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी, ठीक है। दोनों एक ही जगह आके गिरती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो भी करती है। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। प्लेटो का नाम आपने अगर नहीं सुना है तो आप सोच लो कितना पीछे चल रहे हो। प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखा है। आप जब क्लास 3, 4, 5 में पढ़ रहे होगे ना, तभी जीके एक सब्जेक्ट चलता होगा, उस जीके में ये सारी चीजें पूछे जाती थी। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल के लेखक। अगला क्वेश्चन, स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? ये शायद क्वेश्चन पहले भी मैंने डाला हुआ था। ये है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन
नेल्सन मंडेला, ये हैं द स्ट्रगल इज माई लेखक के द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, मोहन रॉय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? यंग बंगाल के संस्थापक कौन हैं? देखो, संस्थापक और ईयर, मैं ईयर तो आज मैं नहीं ले रहा हूं, किसी और दिन लूंगा। अगर आप सभी के पास ये नोट्स नहीं अवेलेबल है तो आप सभी कमेंट में मुझे बताना, मैं इसका लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में, जहां पे आपको जो भी ये संगठन है, पुराने संगठन है, उसके संस्थापक और ईयर आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? ये हैं हेनरी डेरिजियो। ठीक है, डेरिजियो, हेनरी डेरिजियो हैं यंग बंगाल के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। क्लियर है? तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके टेस्ट में जो आए, आज भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं 40 से अबव होना चाहिए मार्क्स आप सभी का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अननोन जरूर होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट आपसे करता हूं। अगर आप साल भर से तैयारी कर रहे हो, कोई बंदा तो ऐसा होगा जो 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहा होगा, फिर भी अभी भी आप अगर 20 से 25 के बीच में अटक रहे हो इस टेस्ट में, तो आपका तैयारी अभी भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब परफेक्ट तो आप मानो ही नहीं खुद को। तो इस लेवल पे अगर आपका तैयारी चल रहा है तो आपको सक्सेस कहां से मिलेगी? भले ही आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, उससे मतलब क्या है? ठीक है, तो आज के आज आपको अपने अंदर में वो एक स्ट्रेंथ लाना है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, भले ही यहां पे मुझे कम मार्क्स आए, लेकिन मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तो आप फिर से इसको दोबारा वीडियो को देखना और फिर से सारी चीजों को याद कर लेना। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। चलिए, कल फिर से मिल जाएंगे लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।